हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 एट द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध जीके जिसका प्रैक्टिस सेट जो है यह जो है 17 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले जो है 16 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नया आया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट है जो कि सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो हम वही प्रश्न करवाए हैं जो कि कई बार एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है और आगे भी पूछने की संभावना है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न यह है कि समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय है। समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय है, इनकी क्या है? रेडियो सक्रिय जो है क्या है? तो यह जो है पोलोनियम है। क्या है? यह जो है पोलोनियम क्या हो जाएगा? यह जो पोलोनियम है। यदि हम बात करें कि पोलोनियम का तत्व, पोलोनियम जो है ना निष्कर्षण यानी कि पिच ब्लेंड, पोलोनियम का निष्कर्षण जो है यह पिच ब्लेंड से यानी कि मैडम क्यूरी एवं पायरे क्यूरी ने मतलब कि 1898 में किया था। जब किया था 1898 में किया था। और वर्ग 16 जो है ऑक्सीजन का वर्ग है। वर्ग 16 जो है ये क्या है? ये जो ऑक्सीजन का वर्ग होता है। और पोलोनियम की परमाणु संख्या 84 एवं द्रव्यमान संख्या जो है कितना होता है? तो जो है 210 होता है। कितना? 210। और परमाणु संख्या कितना होता है? तो जो 84 होता है। ठीक है। तो यदि और बात करें जैसे ओ और एस और टी ई, ये जो है 16 वर्ग का तत्व है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 2 नंबर कि साबुन बनाने में तेल के साथ क्या उपयोग में लाया जाता है? साबुन बनाने में तेल के साथ जो है क्या उपयोग में लाया जाता है? तो वो साबुन बनाने में जो है तेल के साथ जो है कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा का जो है प्रयोग किया जाता है। तो वो साबुन जो है ना उच्च अणु मतलब वाले जो है कार्बनिक वसीय अम्ल का मतलब जो है ना सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। ठीक है। और यह जो है ना साबुन का जो है जलीय घोल जो होता है ये क्षारीय होता है। यह क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 3 नंबर कि संक्रमण आयन मतलब किसमें प्रकाश को अवशोषित करता है? संक्रमण आयन जो है किसमें प्रकाश को अवशोषित करता है? तो यह जो है ना दृश्य क्षेत्र में करता है। किसमें करता है? यह जो है दृश्य क्षेत्र में जो है क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, इसमें जो है खाली मतलब कहने का मतलब 3D इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 3D इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? 3D इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है? ऊर्जा का मतलब जो है परिवर्तन दृश्य क्षेत्र में कर देता है। यही कारण है कि इनका उपयोग जो है ज़्यादा करके बहुमूल्य रत्न में होता है। ठीक है, और इसकी तरंग दैर्घ्य की बात करें तो इसका तरंग दैर्घ्य जितना कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? ये जो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर ठीक है 7800 कितना? तो ये 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच जो है होता है। ठीक है, तो संक्रमण आयन किसमें प्रकाशित कोशिश करता है? जो है दृश्य क्षेत्र में करता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दृश्य क्षेत्र में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 4 नंबर की निम्न में से कौन सा मिश्रण जो है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा, यानी कि HgCl2 प्लस NaCl हो जाएगा। ठीक है, देखो जब कोई पदार्थ यानी कि ठोस अवस्था से यानी कि सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको जो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा यानी कि गैस अवस्था में बदल जाता है तो उसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे में आयोडीन देखो हो गया, उसके बाद जैसे कपूर हो गया, तो ये सब होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 5 नंबर कि सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये रंगीन वस्तुओं को क्या करती है? ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना ये रंगीन वस्तुओं को विरंजन करती है। मतलब कैसे करती है? किस विधि के द्वारा? तो यह जो है अपचयन विधि के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? ये अपचयन विधि के द्वारा जो है विरंजन करता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है रंगीन वस्तुओं का विरंजन जो है यह अपचयन द्वारा करता है। ठीक है, तो इसमें जो जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, इसमें जो है पेट्रोलियम पदार्थों में जैसे प्रभाजी यानी कि आसवन विधि द्वारा मतलब पेट्रोल को प्राप्त किया जाता है। ये जो है आसवन मतलब विधि जो है इसके द्वारा जो है ना पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्या प्राप्त किया जाता है? पेट्रोल जो है प्राप्त किया जाता है। उसके बाद जैसे हम बात करें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड करने का मतलब CSO2, सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये SO2 होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये SO2 होता है। ठीक है, और SO2 जो है जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? यह जो H2SO4 बनाता है, H2SO3 बनाता है और इसका निर्माण करता है, ताकि जो है मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल फिर जाकर के यह क्या करता है? यह फिर जाकर के जो H2SO4 बनाता है, H2SO4
4 बनाता है। और ये H2SO4 जो होता है ये क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या करता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर देता है। उसी तरह जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, कहने का मतलब जो SO2 और NO2 होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, ये SO2 और NO2 होता है। और SO2 और NO2 जो है जल से अभिक्रिया करके H2SO4 यानी कि मतलब जो है HNO3 का निर्माण करता है, जो कि क्या करता है, जल जैसे मतलब अम्ल का मतलब pH मान कितना होता है, ये 5.6 से कम करता है, तो इसे जो है अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर कि ग्रेफाइट और डायमंड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ग्रेफाइट और डायमंड के मतलब संबंध में जो है कौन सा कथन जो है सत्य है। देखो यह अपरूप होता है, क्या होता है ये अपरूप होता है, ये सत्य है, ये पॉलीमार्क भी होता है और इसकी क्रिस्टल संरचना भिन्न होती है, भी सही है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। और ग्रेफाइट जो है ना, या जो ना क्या कहते हैं, ग्रेफाइट और हीरा ये कार्बन का अपरूप होता है। ग्रेफाइट और हीरा जो है ये क्या होता है, कार्बन का अपरूप होता है, ये भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर की एक लवण का जलीय विलयन यानी कि क्षारीय है लवण बना है, यानी कि किससे बना है। तो यह जो है ना दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है। किसे बना है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है। तो 7 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए कि अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता यानी कि का अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम जो है क्या है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहने का मतलब गामा बीटा अल्फा, क्या हो जाएगा, गामा बीटा अल्फा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए कि जब किसी वस्तु को मतलब एक दर्पण क्या अवतल दर्पण के अंत पर रखा जाता है, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है, यानी कि किस पर निर्मित होता है। देखो वो जो फोकस पर निर्मित होता है, किस पर निर्मित होता है, वो फोकस पर जो है निर्मित होता है। देखो इस स्थिति में वस्तु की तुलना में, इस स्थिति में जो है वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार जो बहुत छोटा है, कि मतलब क्या होता है कि बिंदु मात्र होता है, कहने का मतलब एक बिंदु जैसा होता है ना, सेम टू सेम उसी तरह का होता है। और इस स्थिति में जो है ना प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है, ये भी याद रखना। इस स्थिति में जो है प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। और अवतल दर्पण में जब किसी स्थिति मतलब जो है वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है निर्मित होता है, और जब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब जो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, और उत्तल दर्पण का दृश्य चित्र जो है बहुत बड़ा होता है। और अवतल दर्पण का उपयोग, जैसे अवतल दर्पण का उपयोग की बात करें तो जैसे इसका उपयोग जो है सेविंग यानी कि मिरर में किया जाता है, परावर्तक टेलीस्कोप में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, उसके बाद जैसे हो गया सोलर कुकर में किया जाता है, और डॉक्टरी दर्पण में भी किया जाता है। दर्पण किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो इस फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 में कि किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा क्या होती है। तो ये जो है उसकी ग्रहण की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है, क्या होती है, उसकी ग्रहण क्या उसकी ग्रहण की गुप्त ऊष्मा से क्या होती है, वो अधिक होती है। देखो बर्फ की गलन की ऊष्मा गुप्त ऊष्मा जो कितना होता है, बर्फ की यदि पूछ देगा कि बर्फ की गलन मतलब क्या है, गुप्त ऊष्मा कितना होता है, तो वो जो है 80 केल्विन ग्राम होता है। क्या होता है, 80 केल्विन पर ग्राम मीटर होता है। ठीक है, ये होता है क्या होता है, बर्फ का गलनांक होता है। और जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो है ये 540 केल्विन ग्राम होता है। ठीक है, और किसी पदार्थ की समान तापमान पर अवस्था, किसी पदार्थ की समान तापमान पर अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, और गुप्त ऊष्मा के कारण है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की अपेक्षा अधिक ठंडा लगता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और इसी कारण के कारण जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की अपेक्षा अधिक जलन उत्पन्न करता है। ठीक है, इस फैक्ट को भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 11 नंबर कि संलग्न परिपथ में कि 300 प्रतिरोध की सिरों पर विभव पतन क्या है। 300 प्रतिरोध की सिरों पर विभव पतन जो है ये क्या है। ये जो 1 वोल्ट है, कितना है, 1 वोल्ट, क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट है, यानी कि 11 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 वोल्ट। देखो समझो यहाँ क्या बोल रहा है, 1 कूलम आवेश हो, क्या होता है कि जब 1 कूलम आवेश को यानी कि चालक के तार के दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल होता है तो विभवांतर कितना होता है, वो जो है 1 वोल्ट होता है। कितना होता है, ये जो 1 वोल्ट होता है। तो विभवांतर के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि वोल्ट, वोल्ट के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, यानी V/Q, Q का मतलब क्या होता है, ये आवेश होता है। और तुल्य प्रतिरोध यानी कि R, R के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, तो R के लिए एक फॉर्मूला होता है, कहने का मतलब 4, क्या हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ करने का मतलब 3 गुणा 3, 3 गुणा 6 बटा में 3 प्लस का
6 हो जाएगा। और जैसे कि ये हो गया, मतलब इसको करेंगे कितना, यानी कि ये हो जाएगा कितना टोटल का 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये जो टोटल का 6 ओम हो जाएगा। यहाँ से यदि हम आई को निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यदि हम आई को निकालेंगे तो यानी कि एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ई बटा क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, 0.5 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर आ जाएगा। उसी तरह यदि हम अब जो यहाँ पर जो 3 ओम निकला, ये वाला 3 ओम और ये वाला 6 ओम, इसको दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे और उसमें क्या करना है, तो 0.5 से मल्टीपल करना है, तब जाकर यहाँ पर क्या निकल कर आने वाला है, तो यह जो 1 वोल्ट निकल कर आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 12 नंबर की। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक मतलब 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु यानी कि कहाँ रखी जाए कि उसका मतलब 1.0 सेंटीमीटर यानी कि लंब प्रतिबिंब बने। देखो, यदि किसी भी प्रश्न का आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस कमेंट में जो है ना उसका प्रश्न को मतलब लिख दीजिएगा, हम फिर से उसका मतलब सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो यह जो है ना कितना हो जाएगा, ये जो है मतलब 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये जो है 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 13 नंबर की। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, ठीक है, आपको दिया गया है जिसकी शक्ति मतलब अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति जो है अधिक होगी। एक उत्तल लेंस दिया गया है और एक अवतल लेंस दिया गया है, किस लेंस की शक्ति जो है सबसे अधिक होगा। देखो, सबसे अधिक शक्ति की बात करें तो ये उत्तल लेंस का होता है। किस लेंस का होता है, ये उत्तल लेंस का होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो उत्तल लेंस की शक्ति हमेशा क्या होती है, वो धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। कहने का मतलब उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, यानी कि प्लस डी में चलता है। क्या चलता है, प्लस डी, यानी कि प्लस डायोप्टर में चलता है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ये जो है माइनस डायोप्टर में चलता है। यही कारण है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की। दो थर्मामीटर जिनमें एक मतलब सेल्सियस और दूसरा में फ़ारेनहाइट यानी कि किसी एक वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है, यदि यदि सी या एफ हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। प्रश्न पहले समझ लीजिए। देखो, दो थर्मामीटर जिनमें एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट किसी एक वस्तु के तापमान के लिए मतलब प्रयुक्त होता है, यदि यदि सी या एफ हो तो मतलब इसके मतलब क्या होने वाला है। देखो, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एफ सी। ठीक है, देखो ये कैसे होगा, तो यहाँ पर जैसे देखो फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट यानी कि बराबर क्या होता है, सेंटीग्रेड होता है। कहने का मतलब माइनस का 40 डिग्री होता है। ये कितना होता है, तो ये माइनस का 40 डिग्री होता है। उसी तरह मतलब जैसे फ़ारेनहाइट यानी कि समानुपाती मतलब सेंटीग्रेड के करेंगे तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस तथा 98 डिग्री मतलब हो जाएगा फ़ारेनहाइट। तो इसी तरीके से जो इसको आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और तापमान के मुख्य रूप से मतलब 5 स्केल होता है। ठीक है, मापने के लिए होता है, जिसमें डिग्री सेल्सियस हो गया, एक डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, एक केल्विन हो गया, एक रोमर हो गया, एक रैंकिंग हो गया। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 15 नंबर की। प्रकाश के वेग का क्रम कांच की हीरा एवं जल में होगा। कांच, हीरा और जल में क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जो है जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होता है। ठीक है, जिस माध्यम में अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, उतना ही कम होगा। कहने का मतलब हीरा का अपवर्तनांक जो सबसे अधिक, तो उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, और हीरा का अपवर्तनांक जो है कितना होता है, तो ये 2.42 होता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक, और इसका क्रांति कोण जो होता है वो 24 डिग्री होता है। ठीक है, और अपवर्तनांक के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, म्यू म्यू, ये फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin c। क्या होता है, तो 1/sin c होता है। तो इस फैक्ट को भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 16 नंबर कि किसी निश्चित दिशा में, कहने का मतलब गतिमान किसी कण के चलने के समय ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चित्र का मतलब समझ लीजिएगा, कण के मतलब द्वारा जो है 25 से 1, ठीक है, और 65 के माध्यम तय की गई दूरी है। तो इसको यदि आप निकालिएगा, इसका आंसर जो है वो आने वाला है 36 मीटर। कितना आने वाला है, ये 36 मीटर आने वाला है। देखो हम बताएंगे तो बहुत लंबा इसका मतलब सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम फिर इसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 36 मीटर हो जाएगा।
और यदि हम बात करें इसमें थोड़ा बात कर लें, जैसे दूरी समय ग्राफ जो है वेग का मान देता है, ठीक है। और वेग समय ग्राफ जो है की ढाल जो है त्वरण का मान देता है, और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो है ये दूरी का मान देता है। जबकि वेग समय ग्राफ यदि सरल रेखा हो तो त्वरण का मतलब एक समान होता है। कहने का मतलब यानी कि त्वरण के लिए क्या हो जाएगा, डी भी पते में dt हो जाएगा, ठीक है। और त्वरण के ऋणात्मक मान को जो है मंदन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। त्वरण के ऋणात्मक मान यदि आएगा तो उसी को हम लोग मंदन कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 17 नंबर, कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। देखो, यह जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन जो है शून्य नहीं होता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। और देखो विस्थापन जो ये क्या होता है, तो विस्थापन जो है ना ये हमेशा सदिश राशि होता है। जबकि प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु समान हो तो विस्थापन जो है शून्य होता है, और विस्थापन जो है दूरी के बराबर होगा यदि वस्तु सरल रेखा पथ पर गमन करता है तब, ठीक है। और विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य मतलब कुछ भी हो सकता है। और दूरी जो है हमेशा धनात्मक होती है, और दूरी का मात्रक मीटर होता है, जबकि दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 18 नंबर की, स्त्री में गर्भधारण हो जाए तो कौन से मतलब हार्मोन का स्त्रवण होने लगता है। यदि स्त्री गर्भधारण हो जाएगा तो कौन सा हार्मोन जो है ये स्त्रवण जो है होने लगता है, ये बताना है। तो इसमें जो है ना एक हार्मोन होता है जिसको मतलब क्या कहा जाता है ना कि कोरियोनिक, क्या कहा जाता है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एक हार्मोन होता है, यदि स्त्री गर्भधारण कर लेता है तो उसमें जो है हार्मोन का स्त्राव होने लगता है, ठीक है। और ये जो है ना HCG हार्मोन, एक क्या होता है, HCG हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, उच्च क्षमता यानी कि मूत्र में गर्भधारण को बताता है, ठीक है। और इस हार्मोन के मतलब ज़्यादा स्राव महिलाओं में जैसे कि छींक और उल्टी की मतलब क्या एक दिखावा मतलब देता है, ठीक है। उसी तरह एक जो है ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और यह महिला में जो है प्रसव चक्र का नियंत्रण करती है। यह जो है क्या करता है कि यह अंडाशय से अंडाणु के उत्सर्जन को प्रेरित करता है, और जो कि प्रोजेस्टेरॉन जिसको मतलब ओवरी भी कहा जाता है, ठीक है। ओवरी के यानी कि कोर्पस यानी कि ल्यूट्रियम द्वारा जो उत्सर्जित होता है और यह गर्भधारण को प्रेरित करता है, ठीक है। तो इस फैक्ट को याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर की, पेरिकार्डियम और हृदय के बीच कौन सा मतलब तरल भरा रहता है। पेरिकार्डियम और हृदय के बीच कौन सा तरल जो है भरा रहता है। देखो इसमें जो है ना क्या भरा रहता है, यानी कि पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, पेरिकार्डियल द्रव जो है ना इसमें भरा रहता है, ठीक है। पेरिकार्डियल द्रव, देखो यह जो है ना लसिका द्रव यानी कि WBC क्या होता है, WBC का बना होता है। यह जो है लसिका द्रव यानी कि WBC का बना होता है, ठीक है। और यह शरीर के मतलब जो है ना प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, मजबूत करता है। और साइनस क्या है, एक साइनस, ये साइनस द्रव जो है ये साइनस द्रव जो है जो कि मतलब क्या होता है कि इसे सीनोसाइटिस नामक बीमारी को उत्पन्न करता है, ठीक है। ये तो इसको मतलब क्या करना, याद रखना है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि हृदय वारण मतलब कि जैसे कि पेरिकार्डियम, ये जो ना वृक्क का क्या है आवरण है कि पेरिटोनियम होता है। क्या होता है कि पेरिटोनियम होता है जो कि क्या करता है, फेफड़ा का बाह्य आवरण का पलूड़ा होता है, ठीक है। तो इस फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 20 नंबर की, अधोलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग जो सम्मिलित नहीं है। देखो यह जो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। क्या, तो राइबोफ्लोविन से जो है कौन सी बीमारी होती है। देखो राइबोफ्लोविन से जो है ना ये जो है किलोसिस रोग होता है। क्या होता है, किलोसिस, ये जो किलोसिस रोग होता है, बल्कि बेरी नहीं होता है, ठीक है। ये बेरी जो है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 की कमी के कारण जो है बेरी रोग होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होता है, ये याद रखना है। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन ए हो गया और डी हो गया और ई हो गया और के हो गया ये जो है वसा में घुलनशील होता है। जबकि विटामिन एच जो है किसी में भी घुलनशील नहीं होता है। ऐसा कौन सा विटामिन जो है किसी में भी नहीं घुलता है, तो विटामिन एच, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 21 नंबर की, किसी फल में यदि असली तथा नकली फलों के मतलब गुण सम्मिलित है तो उसको मतलब किस मतलब फल में होता है वो बोला। देखो ये जो है काजू में पता चलता है, किसमें पता चलता है, ये काजू में पता चलता है। देखो काजू जो है ना जब फल का विकास यानी कि अंडाशय के अलावा
पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्प पासन हो गया, बाह्य दल हो गया, तो इससे यदि होता है तो ऐसे फल को आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया, नाशपाती हो गया, उसके बाद जैसे क्या कहते हैं अमरूद हो गया, कटहल हो गया, लीची हो गया, ये सब आता है, ठीक है। और फल विज्ञान में जैसे क्या होता है कि पोमोलॉजी होता है, फल विज्ञान में पोमोलॉजी में जो है फलों का मतलब अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसको मतलब याद रखना। और लीची जो है ना क्या है, तो लीची जो है मतलब ये जो है ना एरियल भाग खा मतलब लीची का कौन सा भाग खाया जाता है ये पूछता है। तो लीची का जो है ना क्या कहते हैं एरियल भाग खाया जाता है, जबकि सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, तो ये थैलेमस भाग खाया मतलब थैलेमस क्या होता है, सेब का थैलेमस भाग खाया जाता है। जबकि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो नारियल का भाग जो खाने वाला भाग होता है उसको एंडोकॉर्प कहा जाता है, एंडोकॉर्प, ठीक है। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, एंडोकॉर्प भाग खाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 22 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन है कि मूत्र निर्माण में सहायक होती है, कौन सी मतलब प्रोटीन है जो मूत्र निर्माण में सहायक होती है। तो ये जो है एल्बुमिन क्या होता है, ये एल्बुमिन जो है सहायक होता है। कौन सा विटामिन, ये जो मूत्र निर्माण में क्या होता है सहायक होता है, और यह जो है ना यह एल्बुमिन हो गया, ठीक है। और यदि हम बात करें और क्या है ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन में जो है एक जो है क्या ग्लोबिन, ये ग्लोबिन क्या करता है, देखो ग्लोबिन जो है यह रुधिर में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, क्या है रुधिर में पाया जाने वाला क्या एक प्रोटीन है। और ये क्या है ग्लूटोलिन, क्या है ग्लूटोलिन, ये क्या करता है, देखो ये अनाज में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, ठीक है। अनाज में पाया जाने वाला क्या एक प्रोटीन है, तो इसको मतलब याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त होता है, क्या होता है, तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर से मतलब फिर अगले वीडियो में जो है इससे आगे वाला प्रश्न को करेंगे। तो यदि अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि कोई भी वीडियो जो है आप तक समय समय पर पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।